हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीटेट 2021 के पेपर में आ रखे हैं। इन क्वेश्चनों को देखेंगे, कैसे सीडीपी से क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? इनमें से कौन सा क्वेश्चन व्यक्ति का विकास होता है उसके बारे में सही है? तो ए ऑप्शन दे रखा है, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। विकास की प्रक्रिया बहुदिशीय होती है। विकास केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास क्या ऐसा है कि विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, आनुवंशिकता से और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये ऑप्शन सारे कट जाएंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो चिंतन करने को कौन सा प्रश्न बढ़ावा देता है? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन छोड़ते हैं। दूसरा, भारत के 10 राज्यों का नाम बताओ। तो याद होगा तो बता देगा, इसमें चिंतन करने वाली कोई बात नहीं। 2 से 10 तक पढ़ लिखो तो भी याद होगा तो लिख देगा, वरना कुछ नहीं। दी गई कविता का सुस्मरण वाचन करना, उसमें पठन कौशल का विकास होगा। तो पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, इसके बारे में वो चिंतन करेगा। क्या खाते होंगे, क्यों खाते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख लो सीडीबी में। आपका जो मैंने पढ़ाया वो काम आ रहा है नोट्सों में से, तो आप लाइक कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तीसरा क्वेश्चन, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों पर, विकास को प्रभावित संबंधित वातावरणीय कारकों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास का अनिरंतरता का सिद्धांत चरणीय सिद्धांत होता है। तो अलग अलग पार्ट में होगा तो विकास अनिरंतरता का सिद्धांत स्पष्ट रूप से जोर देता है। निम्न में से कौन से कारकों का द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? कौन कौन से कारक है जो विद्यालय में बच्चों का अधिगम प्रभावित करते हैं? पहला, पारिवारिक समाजीकरण बिल्कुल प्रभावित करता है, परिवार की स्थिति भी। समकक्षीय संबंध, ये भी प्रभावित करता है, समकक्षीय। सांस्कृतिक मूल्य भी बच्चे को अधिगम को प्रभावित करते हैं विद्यालय में। बच्चे का आत्मसम्मान, ये भी प्रभावित करता है। तो चारों ऑप्शन नंबर सी में है, तो चारों ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं पांचवें क्वेश्चन, जिन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमात्मक चिंतन, प्रतिकारात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। तो प्रतिकारात्मक खेल बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करने लग जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटी बच्ची प्रतिकारात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। प्रतिकारात्मक खेल कर पाती है, दूसरों के व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और पकड़ की बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? ये कौन से चरण में? तो अभी हमने पढ़ा कि प्रतिकारात्मक खेल और दृष्टिकोण नहीं समझ पाना, ये किस अवस्था का है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा, वो प्रतिकारात्मक खेल कर पाएगा लेकिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, ये संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। नैतिक विकास मुख्य सांस्कृतिक मूल्य पर निर्भर है। तो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, ये राइट आंसर है इसका, ए और नंबर ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए जेडपीडी विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? समीपस्थ विकास क्षेत्र का। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास मतलब जेडपीडी का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्यापन के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए, प्रभावी बौद्धिकता की पहचान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन और मूल्यांकन के दोनों के लिए जेडपीडी का उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, आधा हल करके देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम, पाठ या टेम्परेरी हेल्प कह सकते हो, द्वंद्वात्मक अधिगम या अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ या मचान या टेम्परेरी हेल्प देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन, अगर आपने थ्योरी वाले वीडियो देखे हैं तो आपकी सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाले। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चे की सहभागिता, बी ऑप्शन है भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। प्रगतिशील कक्षा का माहौल कैसा होता है? अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन को कायम करना।
ये 11वां क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चे को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि कहना क्या है, बुद्धि लब्धि का अगर बुद्धि IQ ज़्यादा है तो उसे स्थिर समूह में, अलग अलग समूह में नहीं बांटना, कम बुद्धि वाले को ज़्यादा IQ वाले। ये अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, ये विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, ये बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है, या बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, क्यों ये बच्चों को चिन्हित करने के जिम्मेदार हो सकती है, अलग अलग नहीं बांटना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। ये किस कारण होना जरूरी है, इसका कारण बताना। ये बहुबौद्धिक को निष्पादित करने में मददगार है, ये सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ये तार्क विद्यार्थी बनाने में मददगार है, ये व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो ये है ना, सभी बच्चों में बहुबौद्धिकता, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होगी तो निष्पादित करने में मददगार होगा अलग अलग रणनीतियों से, तो सारे बच्चों को अच्छी प्रकार से अधिगम होगा, अध्यापन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखते हैं 13 नंबर। 1.5 साल से 2.5 साल, मतलब 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र में बच्चों को द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या क्या कहा जाता है? उच्चारणों को वाचन, अधि, विस्तारण, तार प्रसारित वाचन, नववाद, बकवाद या बकवास क्या कहा जाता है? तो इसको टेलीग्राफिक स्पीच या तार प्रसारित वाचन कहा जाता है। ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ रखा है सीटेट में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से सोचती हैं, ये कथन दर्शाता है लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवादिता, दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद, स्थिर लैंगिक स्थिरता। तो ये हमने पढ़ा था लैंगिक रूढ़िवादिता, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल करना होता है, स्वयं मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन भी होता है, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, ये भी तैयार किया जाता है, पोर्टफोलियो भी, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय नहीं होता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेष सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शिक्षा में साम्यता सुनिश्चित कर सकता है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। पर्याप्त समर्थन प्रदान के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? उसको चुनौती क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियां मिल रही है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें स्वालीनता, गणित वैकल्प्य, आलेखीय वैकल्य, पठन वैकल्य। तो इसका कारण हो सकता है गणितीय वैकल्य या गणित में कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आपको ये ध्यान रखना है, सीटेट बड़े से बड़े क्वेश्चनों को देता है, तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी ध्यान रखना है और 2 बार क्वेश्चन पढ़ के लगाना है। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? श्रव्य बाधित बच्चा है तो उसको शिक्षा के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी वो बतानी है। पहला, वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन के शीर्षकों का उपयोग इस्तेमाल करना, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधि और संकेतों का इस्तेमाल करना। इसमें नहीं पूछा है मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल। डी ऑप्शन, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो उसे सुनाई तो वैसे भी नहीं देता, आप मौखिक बोलोगे तो वैसे कैसे सुनेगा? तो इसके लिए ये प्रभावी रणनीति नहीं है, बाकी सारी रणनीतियों से वो पढ़ सकता है, शिक्षा अधिगम कर सकता है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है? पहला ऑप्शन है लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। बी ऑप्शन है अध्यापक का निपुणता, अनुमुखी अभिप्रेरण शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। डी ऑप्शन है बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौतियां देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था के प्रति गठित पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है अध्यापक। 20वां क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है तो विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करें? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मिलित करके, मौलिक खोज या सोच को बढ़ाने के, परीक्षा के देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच
को सिखाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिनसे उसको सृजनात्मकता बढ़ेगी। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों को संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? कॉग्निटिव सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन बच्चों के वार्तालाप द्वारा, दूसरा अध्यापक के सहयोगों द्वारा, तीसरा बच्चे के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, चौथा बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। अधिरोपित अनुशासन तो अधिरोपित करना ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर एक ऑप्शन गलत है, 4 नंबर। बाकी तीनों किसमें है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बच्चों से वार्तालाप करके भी, अध्यापकों के सहयोगों द्वारा भी, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा भी कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन कर रहा है? बच्चों की असफलता बच्चे खुद की असफलता नहीं है, बल्कि विद्यालय की भी असफलता है। इनमें कौन सा वाक्य इसका समर्थन कर रहा है? स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य के विभेदीकरण करने हेतु है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे विद्यालय के जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। बच्चे योग्यता की कमी, निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो आपको ऐसा ऑप्शन तो कभी लगाना ही नहीं है, निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। अलग अलग प्रकार से बच्चे होते हैं, अलग अलग जरूरतें होती है बच्चों की, उन पर ध्यान नहीं रखता है, इसलिए। 23वां क्वेश्चन। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्यपुस्तक से बच्चों की कॉपी को ज्यों का त्यों लिखवाना, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी को प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, किसी संप्रत्यय को संदर्भ में पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन। एक कक्षा में बच्चों को असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो पहला ऑप्शन, आपको भी असफलता होगी, सीटेट होगा या नहीं होगा, तो इनको दूर क्यों करना जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, ये होगी तभी वह अधिगम अच्छे प्रकार से कर पाएगा। असफलता। 25वां क्वेश्चन। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेत करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण हो जाती है। तो इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है, तो वो पुरस्कार की ओर ही ध्यान देगा। पुरस्कार मिलता है तो वो कार्य करेगा, वरना कार्य नहीं करेगा। तो इसी वजह से आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। 26वां क्वेश्चन। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है, मतलब चिन्हित करता है? पहला, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। सी ऑप्शन, प्रतिकारात्मक अमान्यता की कमी, अभिसारी चिंतन और सृजनात्मकता। चौथा, डी ऑप्शन, अभिसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दल उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनियमितता की कमी और अपसारी चिंतन। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन। शिक्षिका को विद्यार्थी की खासकर सुविधा वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक की अपेक्षा बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों को स्वायत्त पर काबू रखना चाहिए। सी ऑप्शन, शिक्षक को बच्चे को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचाने के लिए रणनीतियों का प्रशिक्षण देना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और शिक्षक को अपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय व निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करके बच्चों को अनुशासित करने में। सी ऑप्शन, बच्चों को संवेगों को सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। डी ऑप्शन, बच्चे की क्षमता के आधार पर विभेदीकरण करके अलग अलग समूह बनाकर। समूह तो बिल्कुल ही नहीं बनाने हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण निश्चित कर सकती है। 29वां क्वेश्चन। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती न दे सके? हाँ या ना? तो आप इसका ऑप्शन कमेंट में बताएं।
बताएं। पहला ऑप्शन हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। बी ऑप्शन हाँ, केवल ऐसे शिक्षक ही विद्यार्थी को स्पष्ट मार्गदर्शन, यथार्थित संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिससे उनकी संप्रेषणात्मक कॉन्सेप्ट स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं होते, कमी रह जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए, सत्ताधारी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए, हाँ या नहीं? तो हाँ, पहला ऑप्शन, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। बी ऑप्शन, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। तीसरा, गलत हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाता है एवं उन्हें हमेशा सुधार करना चाहिए। डी ऑप्शन, बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसीलिए उनके उत्तर को तुरंत सुधार करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत बच्चे की अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना, उससे बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के वजह से। उसे ऐसा भय नहीं होना चाहिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उससे वो अभिव्यक्ति कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देख लो कि 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट कल एक किसी और पेपर के करेंगे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके 30 में से कितने नंबर आए कमेंट में ज़रूर बताएं।